नमस्ते मित्रों। तो वर्कला शिवगिरी श्री नारायण कॉलेज के हिंदी विभाग से की ओर से आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है। सुबह इसका उद्घाटन समारोह हुआ और इसके बाद 2 सत्र हुए हैं और अब ये जो तीसरा सत्र है अब यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से शुरू हो रहे हैं। देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों कॉलेजों से आए हुए हमारे भाई बहन हैं, बंधु लोग हैं, सभी का मैं इस संगोष्ठी को हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस संगोष्ठी में अभी अपना वक्तव्य देने के लिए विभिन्न जगह से जुड़े हैं डॉक्टर धरणी राय जी हैं, डॉक्टर वंदना राणा जी हैं, डोली गुप्ता जी हैं, धर्मेंद्र कुमार पतनवार हैं, गजेंद्र भरद्वाज जी हैं, सीमा देवी जी हैं और सुनीता राठौर जी हैं। तो सबका मैं स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर हम हमारा ये जो सत्र शुरू करेंगे, डॉक्टर धरणी राय जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद। थैंक यू सर। हिंदी विभाग श्री नारायण कॉलेज शिगिरी वर्कला करे केरला 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शब्द नहीं आग उगलती थी बाबा नागार्जुन की कलम। डॉक्टर सजीत एस.जे. शशि विभाग अध्यक्ष संयोजक, थैंक यू सर, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने शब्दों को यहाँ पर कुछ व्यक्त कर पाऊँ। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विनोद सी सुखजन सर, थैंक यू सर आपका भी। प्रथम सेशन सुबह का था जिसमें मुख्य वक्ता थी मैडम, उनके शब्दों को सुना और आपके कॉलेज के काफ़ी बच्चों के बारे में जाना और सुना, उसके लिए धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर धरणी राय, विभाग अध्यक्ष शिक्षा संकाय, सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, राजीव, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है बाबा नागार्जुन का साहित्यिक जीवन। हिंदी और मैथिली के कवि बाबा नागार्जुन का जीवन 11 जून 1911 में तरौनी, दरभंगा, बिहार में, और उनकी मृत्यु 87 वर्ष की उम्र में ख्वाजा सराय, दरभंगा, बिहार में 1998 को हुई। नागार्जुन जी का वास्तविक नाम था बैद्यनाथ मिश्र। उनकी माता का नाम उमा देवी तथा पिता का नाम गोकुल मिश्र। वे अपने साहित्य जीवन में हिंदी में नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध और मैथिली में यात्री के नाम से उन्हें जाना जाता था। इसके साथ साथ उन्हें संस्कृत रचनाओं में चाणक्य उपनाम से भी जाना जाता था। काशी में रहते हुए उन्हें वैदेह नाम से भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में हिंदी, संस्कृत, मैथिली, बांग्ला, पाली, तिब्बती आदि बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता जिनमें उन्होंने अपनी कविताएं एवं रचनाएं लिखी हैं। नागार्जुन जी के जीवन में आए उतार चढ़ाव और संघर्ष ने उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि पैदा की। 1935 में श्रीलंका के कैलानिया के बौद्ध मठ में उन्होंने बौद्ध भिक्षु का ग्रहण किया और वहाँ पर रहते हुए उन्होंने शास्त्र अध्ययन किया और वहीं उन्होंने राहुल सत्यान जी को अपना अग्रज मानते हुए उन्हें अपने जीवन की अग्रिम कड़ी में जोड़ा। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में कई कथा, उपन्यास, कविता, साहित्य आदि लिखे हैं और मार्क्सवादी विचार से ये काफी प्रभावित थे। नागार्जुन जी की जो पहली मैथिली कविता थी वो 1929 में दरभंगा से ही मिथिला नामक पत्रिका में संपादित हुई थी और दूसरी उनकी थी हिंदी में पहली जो रचना थी 1934 में राम के प्रति नामक कविता लाहौर से प्रख्यात साहित्य विश्व बंधु में छपी थी। इनके राजनीति के रूप में सुभाष चंद्र जी बहुत प्रिय थे, जिनका वो हमेशा प्रसन्न करते थे। इनके जीवन की 3 मुख्य बातें थी कि जन संघर्ष में अड़िग आस्था,
जनता से गहरा लगाव तथा न्यायपूर्ण समाज का सपना, ये इनके व्यक्तित्व के साथ साथ इनके साहित्य में भी प्रदर्शित होती थी। नागार्जुन को लोगों ने जन कवि के नाम से वे प्रसिद्ध थे, क्योंकि वे अपनी कविता में हमेशा जन साधारण को केंद्र बिंदु बनाकर लिखते और जनता के सुख दुख, आशा निराशा, उनकी आस्था विश्वास आदि को वो हमेशा अपने काव्य संग्रह में प्रदर्शित करते थे। समाज के प्रति गहरी सहानुभूति से युक्त नागार्जुन जी हमेशा जनता की समस्याओं के प्रति समर्पित रहते थे। उनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं: युगधारा, तालाब की मछलियां, पतराई आंखें, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस। इन्होंने एक खंड काव्य भास्माकुरम नागार्जुन द्वारा ही रचित है। काव्य जीवन में कालिदास जी इनकी प्रिय कवि और मेघदूत इनकी प्रिय पुस्तक थी। राजनीति कवि के रूप में भी नागार्जुन जी को जाना जाता था, जिसमें इन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं। बादल को घिरते देखा है, पशाणी सिंधु, तुम्हारी दुरंती मुस्कान, भारत माता की कालिदास। अपनी कविता प्रतिहिंसा की स्थायी भाव, जिसके लिए उन्होंने कहा, यह तो नागार्जुन साहित्य का घोषणा पत्र है। आजादी के टाइम में इन्होंने काफ़ी सारे आंदोलनों में भाग लिया, जिसमें स्वामी सहस्त्रानंद के साथ बिहार में किसान आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। उसके बाद चंपारण में किसान आंदोलन में भाग लिया। 1974 में जेपी आंदोलन में भाग लेकर कहा, सत्ता प्रतिष्ठान की दुर्नीतियों के विरुद्ध मैं एक जनयुद्ध चला रहा हूँ, जिसमें मेरी हिस्सेदारी सिर्फ वाणी की ही नहीं कर्म की है, इसलिए मैं आज अनशन में हूँ, कल जेल भी जा सकता हूँ। और ये आंदोलन के समाप्त होने से पहले ही उन्हें जेल हो गई थी। जब देश स्वतंत्र हुआ और आज़ादी हमें प्राप्त हुई, परंतु इस आज़ादी से लोगों को सुविधाएं नहीं मिलने लगी, तो इनकी कविताओं में व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण, हाँ, जो जनता को समर्पित था। उन्होंने अपने एक काव्य में लिखा है, कविता के लाइन में, कि कागज की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में। मीन्स कि इस आज़ादी का आम जनता को कुछ फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से उस दृष्टिकोण को लोगों के सामने लाया। इसी में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ब्रिटेन की महारानी जब भारत में पहली बार आई और उनके लिए काफ़ी कुछ जवाहरलाल नेहरू जी ने किया साज सज्जा के रूप में, पर उससे कि उनके आने से भारत के नागरिकों को, जो गरीब तबके के थे, गरीब थे, जिनकी आर्थिक और स्थिति बिल्कुल सही नहीं थी, कुछ उन्हें उपयोगिता नहीं नजर आ रही थी, तो उन्होंने एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी कही थी, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय नेहरू जवाहरलाल जी की। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि, जो मार्क्सवाद का परिष्कृत साहित्य है। नागार्जुन को जनहित और विचारधारा में से किसी एक को जब भी चुनने का मौका मिला, तब उन्होंने जनहित को ही सर्वोपरि रखा, क्योंकि उनका ये मानना था कि मार्क्सवादी विचारधारा से वे बेहद प्रभावित थे और वे उसे सम्मान की दृष्टि, लोगों के नज़रियों को सम्मान की दृष्टि से देखना, उनकी सोचों को सम्मान करना, और उसे ही वे अपने साहित्य और कविताओं के माध्यम से प्रदर्शित करते थे। आम जनता के प्रेम को भी नागार्जुन ने अपनी काव्य संग्रह में जगह दिया। नागार्जुन ने पुत्र प्रेम में बहुत सारी कविताएं लिखी, परंतु पुत्री प्रेम में वे बहुत कम रचनाएं लिखी। निराला जी ने सरोज स्मृति में जब अपनी बेटी के लिए चित्रण किया, तो उसी को देखते हुए नागार्जुन ने अपनी गुलाबी चूड़ी कविता में यह लिखा, प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है, सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रही है कांच की 4 चूड़ियां। मीन्स वे उन सारी भावनाओं को प्रदर्शित करते थे जो मानवीय गुणों से संबंधित होते थे। बाबा नागार्जुन ने अपने हमेशा काव्यधारा को जनसाधारण की भाषा एवं चेतना को पूर्ण उनकी कविता समझ में आए, ऐसी ही भाषा और शब्दों को अपनी कविता में पिरोया।
उन्हें जनता का सानिध्य हमेशा प्राप्त होता था, जिसमें नागार्जुन लिखते हैं, रोता हूँ लिखता जाता हूँ, कवि को बेकाबू पाता हूँ। इन्हीं के लिए समकालीन हिंदी साहित्यकार उदय प्रकाश जी ने कहा था, यह जोर देकर कहने की जरूरत है कि बाबा नागार्जुन 20वीं सदी की हिंदी कविता के सिर भदेश और मात विद्रोही मिजाज के कवि नहीं, वे हिंदी के सबसे अद्वितीय मौलिक बौद्धिक कवि थे। वे सिर्फ एजिट पोएट नहीं, जबकि भारतीय काव्य परंपरा के विरल अभिजात और एलिट पोएट भी थे। इन पंक्तियों के रोता हूँ लिखता जाता हूँ, कवि को बेकाबू पाता हूँ, इन पंक्तियों के द्वारा जनता के प्रति उनकी जो भावनाएं थी, आत्मीयता थी, उनको उन्होंने प्रकट किया और 1965 में कवि के रूप में अपनी लंबी भूमिका का निर्वाह करते हुए उन्होंने लिखा, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। इन सभी काव्य विश्लेषण से हमें यह पता चलता है कि नागार्जुन जी हमेशा जनसाधारण के सामाजिक अन्याय, शोषण और दमन के खिलाफ प्रयासरत रहे तथा अपने विचारों और बातों को अनूठी व्यंग्यात्मक शैली के द्वारा बहुत ही सरल तरीके से व्यक्त करते और आने वाली पीढ़ी उन्हें हमेशा इसके लिए याद करती रहेगी। अपनी प्रवृत्ति से अलमस्त और अक्खड़ बाबा नागार्जुन सही मायने में जनकवि और सही अर्थों में भारतीय मिट्टी से बने आधुनिकतम के कवि थे। इन्हें कुछ पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए। मैथिली भाषा में लिखे काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए इन्हें 1968 में बाबा नागार्जुन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1983 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय पुरस्कार प्रदान किया गया तथा बाबा नागार्जुन को उनके आजीवन उपलब्धि के लिए 1994 में भारत के सर्वोच्च साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से प्राप्त किया। मेरा यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो नागार्जुन जी थे वो बहुत ही सादगीपूर्ण अपने जीवन शैली को यथार्थ पर आधारित भारतीय दर्शन और जनमानस के हृदय को झंझोर कर देने वाली कविता और साहित्य को लिखते थे, जिससे लोगों में अमिट छाप सुनी और उनकी नजरों के पीछे ज्ञान का महासागर छिपा हुआ था जो उनकी काव्य रचना में अभिभूत होती थी। मुंशी प्रेमचंद जी के बाद दिल से समाजवादी नागार्जुन ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कमजोर, दलित और शोषित वर्गों के लिए अपनी कलम की ताकत से उनके हित की वकालत की। उन्होंने किसानों के ऊपर अनेक अनाचार सामाजिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया। नागार्जुन जी की कविता स्थान विशेष की कविता न होकर पूरे हिंदी प्रांत और पूरे देश की कविता थी। धन्यवाद मुझे यह प्लेटफॉर्म देने के लिए। इसी के साथ सर मैं अपना शब्द यहीं पे विराम लगाती हूँ। थैंक यू, आपके विभाग अध्यक्ष होने के नाते ये प्लेटफॉर्म मिला और अपने शब्दों को रख पाई। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पर बहुत सारे विद्युत जन हैं। मैडम धनी जी के जो पर्चा पर आप लोग चर्चा भी कर सकते हैं। मैडम ने बहुत अच्छे ढंग से उनके नागार्जुन जी के जो साहित्य के ऊपर विचार किए। आप लोगों में से भी आप लोग भी अपना राय प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगला हमारे जो पर्चा प्रस्तुत करने के लिए, हमारे वक्तव्य देने के लिए यहाँ पर वंदना राणा जी हैं। वंदना जी। जी सर। जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते सर, आवाज आ रही है सर? हेलो। यस मैम, यस। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते सर। जी जी नमस्ते, जी नमस्ते। सर मैं वंदना राणा, हिंदी विभाग अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय ढलियारा, हिमाचल प्रदेश। तो सर्वप्रथम मैं श्री नारायण कॉलेज शिवगिरी वर्कला केरल के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शब्द नहीं आग उगलती थी बाबा नागार्जुन की कलम के द्वारा मतलब जो आयोजित
समिति है, डॉक्टर साजिद एस.जे. शशि जी का मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया अपना पत्र आलेख प्रस्तुत करने हेतु। सर, मेरा जो आलेख का शीर्षक है वो है नागार्जुन के काव्य में सामाजिक चेतना। सर, मैं 2 मिनट अपने आलेख को यहाँ 2 मिनट सर, खेद है, थोड़ा सा समय चाहूंगी। जी सर। मेरा जो आलेख का विषय है वो है नागार्जुन के काव्य में सामाजिक चेतना। जैसा कि ये विदित ही है, हमारे नागार्जुन हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्य धारा से जुड़े एक प्रतिष्ठित जन कवि हुए हैं। उनके रचना काल की यदि बात करें तो उनका रचना काल मुख्य रूप से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर काफी उथल पुथल वाला रहा। अंग्रेजी शासन से भारतीय जनता उस समय पूरी तरह से त्रस्त थी। उस समय की परिस्थितियों से नागार्जुन अत्यधिक प्रभावित हुए और नागार्जुन ने न केवल सामाजिक परिस्थितियों पर अपने काव्य रचना की, अपितु उन्होंने सीधे तौर पर अनेक आंदोलनों से प्रभावित होकर अपने काव्य को जोड़ा और एक संवेदनशील रचनाकार के रूप में प्रायः जनता के बीच में रहने वाले नागार्जुन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद मार्क्सवाद की ओर झुक गए। लेकिन भारतीय परिवेश ने हमेशा उनके अंदर अभिव्यक्ति का एक मुख्य आधार बना रहा। जो भारतीय परिवेश था हमारा ना, उनके अंदर जो बाबा नागार्जुन के अंदर जो है वो एक अभिव्यक्ति का मुख्य आधार बना और इसी कारण वो किसी एक विशेष विचारधारा से नहीं जुड़ सके। उनकी कविताओं में विशेष रूप से समाज में जो पनपने वाली विकृतियां थी, उन विकृतियों के प्रति उनका गहरा आक्रोश रहा और उन्हीं के अनुसार समाज में अनेक प्रकार के उन्होंने जो समाज में आडंबर देखे, दिखावा देखा, भ्रष्टाचार देखा, ये सारी प्रवृत्तियां जो थी वो राष्ट्र की उन्नति में बाधक सिद्ध हो रही थी और जिसका प्रभाव उन्होंने देखा कि जिसका प्रभाव सीधे सीधे हमारी भावी पीढ़ी पर देखने को मिल सकता है। आदमी की अभिव्यक्ति से विशुद्धता का लोप हो जाता है। इस कारण उनकी दूसरों पर निर्भरता प्राय बनी रहती है और इन सबसे मानव मूल्यों का ह्रास हो जाता है। नागार्जुन ने अपने काव्य में विशेष रूप से एक आम आदमी के जीवन को केंद्र बनाया। नागार्जुन की सामाजिक चेतना उनके संपूर्ण साहित्य में देखने को मिल सकती है। उनके समस्त काव्य में प्रगतिशीलता के दर्शन देखने को मिलते हैं। नागार्जुन का काव्य एक समाज सापेक्ष काव्य है और मानव जीवन, उसका यथार्थ उनके काव्य में अत्यंत सार्थक रूप में व्यक्त हुआ है। नागार्जुन का काव्य सामाजिक चेतना को प्रकट करने वाला एक प्रभावी काव्य है। उनके काव्य में समाज के जीवन परिवेश का एक सशक्त चित्रण देखने को मिलता है। उनकी कविताओं में विशेष रूप से हम अगर देखें तो सर्वहारा वर्ग का चित्रण हृदय को स्पर्श करने वाला है। उनकी दृष्टि में देश में जनता का हित सर्वोपरि माना गया है। वे एक साधारण जन से अलग होकर जीने की कविता लिखने की कल्पना नहीं कर सकते थे। नागार्जुन चाहे जिस भी किसी विधा में रचना करते हो, परंतु एक गरीब शोषित समाज ही उनकी रचनाओं का मुख्य केंद्र बिंदु रहा। उन्होंने विशेष रूप से अपने देश के बिगड़ते वातावरण, उसके कर्म की पड़ताल करते हुए उनका यथार्थ चित्रण अपनी कविताओं में किया। उनकी कविताएं विशेष रूप से जन जन की मुक्ति, उनके संघर्ष, उनकी सुविधा, उनके जीवन पद्धति आदि की संवाहिका है। इसी के साथ उन्होंने अपने समाज में निरंतर गिरते हुए मानव मूल्यों को भी देखा और वह बचपन से ही बाल विवाह, अनमेल विवाह, छुआछूत, मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, भूत प्रेत पर विश्वास, विधवा समस्या आदि समस्याओं को देखते आ रहे थे। इन्हीं सभी समस्याओं पर लिखा जाना इसलिए उनके लिए स्वाभाविक है कि वे आज भी इसी प्रकार हमारे समाज में विद्यमान है, खत्म होने का नाम नहीं लेती। नागार्जुन सामाजिक चेतना से संपन्न रचनाकार है।
वो रूढ़ियों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। नागार्जुन की कविताएं सीधे सीधे हमारे हृदय पर प्रहार करती हैं, परंतु उसके पीछे भी बहुजन का कल्याण उनकी कविताओं में छिपा रहता है। नागार्जुन की कविताएं न केवल प्रहार करने वाली हैं, अपितु कर्तव्य की याद दिलाने वाली भी हैं। एक शोषण, अपमानित जनता को जागृत करने वाली भी है। वे इस बात को याद दिलाती हैं कि दलित और एक बेबस जनता थी जो आज नहीं तो कल अपनी बेड़ियों को तोड़कर ही रहेगी। यही वो आक्रोश है जो नागार्जुन को एक जनवादी कवि भी बनाता है। नागार्जुन की कविताओं में विद्रोही तेवरों को देखते हुए हमारे एक विद्वान हुए हैं डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, जिन्होंने लिखा है कि अगर नागार्जुन की आधी ताकत अभिशाप व्यक्त करने में खर्च हो पाती तो शायद हम हिंदी में अपना कालिदास नागार्जुन के रूप में पा लेते। नागार्जुन को एक विशेष सामाजिक चेतना की दृष्टि प्राप्त है जो समाज की सारी विद्रूपताओं को उखाड़ने का सामर्थ्य रखती है। नागार्जुन को सामाजिक चेतना की दृष्टि से मिलने का कारण उनका परिवेश, उनका वातावरण और एक सजग सृजन हर का चिंतन है। नागार्जुन जिस समाज में पैदा हुए थे उसी समाज की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक विसंगतियों को वो देख रहे थे। समाज की भोली भाली जातियों का शोषण, उन पर होने वाले अमानुषिक अत्याचार को न केवल उन्होंने देखा बल्कि उनकी जिंदगी को स्वयं भी जिया। इसी कारण उनको व्यापक अनुभव प्राप्त होता है। एक मजदूर, एक सर्वहारा वर्ग के बच्चों के साथ खेलते कूदते हुए उनके अंदर ऐसे संस्कार पैदा हुए जिसका फैलाव आगे चलकर उनके निर्भीक लेखने में देखने को मिलता है। थोड़ा सा संक्षिप्त में कहना चाहूंगी अंततः कि निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि नागार्जुन का संपूर्ण काव्य सामाजिक चेतना को प्रकट करने वाला एक प्रभावी काव्य है और उनके काव्य में समाज के जीवंत परिवेश का चित्रण देखने को मिलता है और विशेष रूप से उनके काव्य द्वारा सर्वहारा वर्ग का चित्रण दिल को स्पर्श करने वाला है और उनका काव्य विद्रोही चेतना से भरा हुआ है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद वंदना जी। धन्यवाद सर। थोड़ा संक्षिप्त में कहा है सर, ऐसे बहुत विस्तृत हो जाना था, इसलिए थोड़ा सा संक्षिप्त में अपने सार को प्रस्तुत किया। बहुत संक्षिप्त तौर पर आपने प्रस्तुत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सर। अगला डोली गुप्ता जी है क्या? नहीं, डोली गुप्ता कल के लिए बताएं। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र कुमार पतनवार जी। जी सर। हाँ सर, यस सर, यस सर, जिस तरह बोलना चाहूँगा। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते। आप सभी विद्वत जनों को मेरा सादर नमस्कार। श्री नारायण कॉलेज शिवगिरी वर्कला केरल के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित शब्द नहीं आग उगलती थी बाबा नागार्जुन की कलम विषय पर 3 दिवसीय इस राष्ट्रीय गोष्ठी के संयोजक एवं विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग डॉक्टर साजिद सर, आपका बहुत बहुत आभार सर कि आपने मुझे इस आभासी मंच पे बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। इस कार्यक्रम को करने की अनुमति प्रदान करने वाले श्रद्धेय प्राचार्य डॉक्टर विनोद सिंह सुलगान सर, आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर कि आपने बाबा नागार्जुन जैसे एक प्रगतिशील कवि, लेखक, साहित्यकार पे इस तरह के संगोष्ठी आयोजित किया और हम सभी विद्वत जनों को इस आभासी मंच पे नागार्जुन के संबंध में बोलने सुनने का अवसर प्रदान किया। साथ में इस कार्यक्रम के सह संयोजक डॉक्टर सुकन्या मैडम, आपका भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद मैडम कि आपने इस कार्यक्रम को आभासी माध्यम से संचालन करने में अपना सहयोग प्रदान किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालय एवं विद्यालयों से जुड़े हुए विद्वत जन, शोधार्थी जन, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा जो बोलने का टॉपिक है सर, नागार्जुन के साहित्य में आंचलिकता के स्वर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नागार्जुन ने उस समय लिखना प्रारंभ किया जब उपन्यास विधा विस्थापित हो चुका था और प्रेमचंद के उपन्यासों की प्रसिद्धि और लोकप्रियता घोषित हो चुकी थी।
प्रेमचंद के बाद किसान और ग्राम्य जीवन को आधार बनाकर लिखने वाले आंचलिक उपन्यासकारों में बाबा नागार्जुन प्रमुख है, जिनके उपन्यास अपने समय के समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को समझने में हमारी मदद करते हैं। सरकार की जन विरोधी नीतियां, जमींदार वर्ग, जमींदार के सहायक, सरकारी अधिकारी, महाजन जो लगान और ब्याज की वसूली करते हैं, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़, अकाल, महामारी में भी यथार्थ के विविध रूपों को वे अपनी रचना में दर्ज करते हैं। नागार्जुन स्वयं उस यथार्थ से होकर गुजरे हैं, इसलिए उनके प्रस्तुतिकरण में अधिक प्रामाणिकता मिलती है। उनके उपन्यास प्रारंभ होते ही शोषण, अत्याचार का एक विकृत संसार हमारे सामने मूर्त होता चला जाता है और एक भयावह दुनिया के सामने हम अपने आप को खड़ा पाते हैं। सादे जीवन एवं परिवेश तथा प्रगतिशील विचारधारा ने नागार्जुन के दृष्टिकोण को व्यापकता प्रदान की। सामान्य जन के प्रति पक्षधरता इनके संपूर्ण साहित्य में अभिव्यक्त हुई है। अतः नागार्जुन इसी विश्व बंधुत्व भाव को हिंदी साहित्य जगत के सामने उजागर करने का संकल्प किया और इसका परिणाम यह है, चाहे कविता हो या उपन्यास, प्रेमचंद की तरह नागार्जुन की दृष्टि भी मूल्यपरक रही। इस मूल्यपरकता को वे मानवीय संवेदना के विकास और मानव जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से आवश्यक मानते हैं। जहाँ प्रेमचंद अपनी लेखनी को मजदूर का फावड़ा समझते थे, वहीं नागार्जुन हलफारा। जहाँ प्रेमचंद ने जिस फावड़े से यथार्थ की जमीन तोड़ी थी, वही नागार्जुन ने उसमें लेखनी का हल चलाकर मानवता का बीज वपन करते हैं। सही मायने में नागार्जुन इस देश के शोषित, प्रताड़ित, गरीब लोगों को वाड़ी दी है। किसान, मजदूर और निम्न मध्यम वर्ग का शोषण करने वाली ताकतों के वे हमेशा विरोधी रहे हैं और व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति का आह्वान करते हैं। इस तरह अगर देखा जाए संक्षिप्त रूप में, तो नागार्जुन के जो साहित्य है उसका सार केवल मजदूर, शोषित और पीड़ित वर्ग रहे जो मूलतः गांव में निवास करते हैं, और नागार्जुन ने अपने साहित्य के माध्यम से न केवल इनकी भावनाओं को आम पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया, अपितु उनकी समाधान हेतु भी समाधान करने के लिए भी प्रबुद्ध सरकार और जागरूक लोगों को सचेत किया। बस मेरा इतना ही संक्षिप्त में रहा सर। धन्यवाद। आप सबने मेरे को ध्यान से सुना और आपने सर मुझे बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। जी धन्यवाद सर, आपका भी। तो वर्कला शिवगिरी श्री नानक कॉलेज के हिंदी विभाग से ओर से आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के जो पहला दिन का जो तीसरा सत्र जो ऑनलाइन पर हो रहे हैं, तीसरा सत्र यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं। अभी हम 14 सत्र की ओर जा रहे हैं। आगे हमारे यहाँ पर जो वक्तव्य देने के लिए यहाँ डॉक्टर सीमा राय जी हैं, डॉक्टर गजेंद्र भारद्वाज जी हैं, डॉक्टर और सुनीता नंदकिशोर पंडित जी अपना प्रपत्र प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है जी। अभी हम नंदकिशोर पंडित जी हैं, तो अगला सत्र हम यहाँ पर शुरू करेंगे। 1 मिनट।